सभी श्रोताओं का स्वागत। आज जिस विषय पर यह चर्चा हो रही है वो हड़प्पा सभ्यता के बसावट पद्धति के ऊपर है और यह हिंदी भाषा में यह डिस्कशन हो रहा है। इसके साथ साथ इसके पहले हम लोगों ने बसावट पद्धति के ऊपर कई चर्चाएं की हैं हड़प्पा की, और यह जो चर्चा है वो मूलतः निष्कर्ष के तौर पर हम उसका निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि निष्कर्षतः क्या कहा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की बसावट पद्धति के बारे में। बसावट पद्धति का मतलब यहाँ सीधे शब्दों में ये है कि आज अगर आप हड़प्पा के मैप को उठाकर देखें तो आपको जो साइट्स जहाँ भी अवस्थित मिलते हैं उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ क्यों अवस्थित हैं। क्या वो केवल नदी से निकटता के कारण समझा जा सकता है, या जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जलवायु जो है वो काफ़ी उपयुक्त रहा होगा, या मिट्टी की उर्वरकता के ऊपर वो आधारित है, या अन्य कारणों से। तो पिछले चर्चा में हम लोगों ने देखा कि केवल जलवायु के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता की बसावट पद्धति को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे साइट्स हैं जो कि नदियों से दूर वैसे इलाके में जहाँ मीठा पानी संभवतः बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो, वहाँ भी हड़प्पा के साइट्स हैं। कई ऐसे इलाके जहाँ रहना आसान नहीं है हवा की तेज गति के कारण, या तटीय इलाके में जो जिस वेग के साथ बारिश का पानी समुद्र में चला जाता है उसके कारण मिट्टी की उर्वरकता बहुत अच्छी नहीं है, औसत जो वर्षा है वो बहुत अच्छी नहीं है, या जो वेरिएबिलिटी है वर्षा की वो बहुत ज़्यादा है, 65% तक सिंध इलाके में है। तो वैसे इलाकों में भी हड़प्पा के साइट्स हैं। तो फिर मोटे तौर पर किन आधारों पर हड़प्पा की बसावट पद्धति को समझ सकते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा है। और पहले की चर्चाओं में हम लोगों ने कई वैसे इलाके को भी देखा जहां खेती के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त इलाके हैं, जैसे मोहनजोदड़ो। वो व्यापार के दृष्टिकोण से भी अच्छा इलाका कई हमें देखने को मिलते हैं, तो उसे तो उस दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। लेकिन कई इलाके जैसे शोरतुगाई है, वहाँ वो हड़प्पा का ट्रेडिंग आउटपोस्ट लगता है। वैसे ही कई इलाके जो हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले चर्चाओं में की, वो मकरन कोस्ट वगैरह पर जो इलाके हैं वो फैक्ट्री साइट लगता है और वहाँ खेती संभव नहीं है। वहाँ किसी और कारण से लोग नहीं रह रहे होंगे, बल्कि जो कुछ सीप हैं, सीप से जो कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं या चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो संभवतः इन कारणों से वहाँ हड़प्पा का सेटलमेंट है। वैसे ही रन ऑफ कच्छ जो है उस इलाके में भी हम देखते हैं कि कई साइट्स हैं। तो ये एक जो है मोटे तौर पर ऐसा हम मानते हैं कि जलवायु से इतर भी कई कारण रहे होंगे। वो राजनीतिक संभव है, वो मिलिट्री पर्पस से संभव है, वो सामरिक दृष्टिकोण से संभव है, वो व्यापार के दृष्टिकोण से संभव है। तो ये सारे आधार बन सकते हैं हड़प्पा के बसावट पद्धति को समझने के लिए। उससे अगर इसे थियराइज किया जाए, या जो हम कॉमन सेंस लगाते हैं बसावट पद्धति को समझने के लिए, अब जैसे आज के युग में जो कि आप कह सकते हैं बाज़ार का युग है, और यहाँ अगर हम आज के भारत के बसावट पद्धति को देखें, लोग किस इलाके में बसना चाहते हैं? वैसे इलाके में बसना चाहेंगे जहाँ उन्हें फ़ायदा हो, जहाँ उन्हें आर्थिक मुनाफा हो। परंतु यहाँ हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, और प्राचीन जो अर्थव्यवस्थाएं थीं वहाँ किसी जगह पर रहने के लिए जो डिक्टम था या जो लॉजिक था वो संभवतः मुनाफा नहीं था, बल्कि रिस्क मिनिमाइजेशन था। तो यहाँ इनपुट आउटपुट के बजाय हम यह देखते हैं कि कहाँ रिस्क कम है, वैसे इलाके में लोग रहना पसंद करते थे, और ऐसा ही सही प्रतीत होता है हड़प्पा के दृष्टिकोण से। वैसे ही चूँकि भूमि और श्रम अभी कमोडिटी नहीं बने थे हड़प्पा के समय। कमोडिटी का मतलब कि उन्हें बेचा या खरीदा नहीं जा सकता था, तो भूमि और श्रम का बाजार संभवतः हड़प्पा में नहीं था। तो इसके कारण जो लोग थे
वो उन इलाकों में बसना चाहते थे जहाँ जो भी उनके संसाधन हैं, प्राकृतिक हों या जैविकीय संसाधन हो या श्रम का संसाधन हो, वो रिलायबल तरीके से उपलब्ध हो पाए, वो एक सर्टिट्यूड के साथ, वो उसकी सप्लाई में निरंतरता हो, तो वैसे इलाके पसंद किए जाते थे। अब जैसे जहाँ मीठा पानी उपलब्ध हो जाए, जहाँ कुआं खोदा जा सके और वहाँ मीठा पानी भूमि से बहुत ज़्यादा अंदर नहीं हो, वैसे ही जहाँ पेरिनियल स्प्रिंग्स हो, झरने हो, जहाँ पीने का पानी सालों भर उपलब्ध रहता हो, वैसे ही वैसे इलाके जो नदी के किनारे तो हों, परंतु एक रिलायबल रिदम में वहाँ एनुअल इनंडेशन हो, यानी कि जो बाढ़ आए और जो मिट्टी बाढ़ के साथ उन इलाकों में फैल जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, तो वो उसका एक रिदम हो। वो अगर बहुत इरेटिक हो तो उन इलाकों में लोग बसना पसंद नहीं करते थे। वैसे ही जहाँ वर्षा हो लेकिन रिलायबल तरीके से हो, अगर इरेटिक वर्षा हो रही है किसी इलाके में तो वैसे इलाकों में लोग रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ रिस्क मिनिमाइज नहीं होता था, वो रिस्क बढ़ जाता था। इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए हम यह भी कह सकते हैं कि जो ग्राउंड और सरफेस वाटर सोर्सेज हैं, उसकी जो क्रिटिकलिटी होती थी प्राचीन काल में, उसके लिए हमें जो वाटर लिफ्टिंग टेक्निक्स है उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि हमें धोलावीरा जैसे जगह पर या हड़प्पा के कई शहरों में कई मकानों के अंदर भी हमें कुएं का प्रमाण मिला है। तो कुएं से अगर पानी निकाला जा रहा है और उससे अगर सिंचाई की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना श्रम इसमें जाता होगा। तो उस स्तर का श्रम का नियोजन कैसे कर पाएं, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, और यह एक मसला रहा होगा। तो इन बातों के ऊपर भी इतिहासकार को सोचना पड़ता है कि अगर हमें कहीं किसी सेटलमेंट का प्रमाण मिला है और वहाँ स्वीट वाटर सोर्सेज, मीठे पानी का स्रोत कहीं है नहीं आसपास, फिर भी वहाँ लोग खेती कर रहे हैं, तो ये सिंचाई का पानी कहाँ से आ रहा होगा? औसतन वर्षा उतनी ज़्यादा तो है नहीं। तो अगर वो जिस तकनीक का प्रयोग कर रहे थे वो वाटर लिफ्टिंग टेक्निक है, वो अगर कुएं से पानी निकाल कर सिंचाई कर रहे थे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा श्रम की व्यवस्था करनी पड़ती होगी। तो ये सारे मसले हैं जो कि आधार बनते थे किसी भी सेटलमेंट का, कि वहाँ बसावट कैसी हो, उसकी कितनी संख्या हो, तो इन कारणों पर वो आधारित होते थे। अब जैसे एनिमल लेबर है या ह्यूमन लेबर है, वो किस स्तर पर उपलब्ध है और उसे किस स्तर पर मोबिलाइज किया जा सकता है सिंचाई जैसी व्यवस्था के लिए, ये सब मसले रहे होंगे। तो एक आप कह सकते हैं एक नेचुरल चेक आता है आर्गुमेंट का, कि अगर हमें वैसे जगह पर बहुत बड़ा सेटलमेंट का क्लेम मिल रहा है जहां मीठा पानी उपलब्ध नहीं हो प्राकृतिक रूप से, तो हमें इन बातों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। वैसे ही जैसे गंगा के इलाके में या दोआब के इलाके में, तत्पश्चात हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद में आयरन एज में जब हम देखते हैं, तो जो नए इलाके हैं जहां बसावट नहीं है, वहां भी लोग आसानी से जाकर गांव बसा सकते थे। परंतु क्या हड़प्पा जैसी परिस्थितियों में, हड़प्पा सभ्यता का जो भूभाग है, उन परिस्थितियों में ऐसा संभव रहा होगा? तो जवाब मिलता है नहीं, क्योंकि उतना आसान नहीं था वैसे इलाके में नए सेटलमेंट का शुरुआत करना जहां औसत वर्षा बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं होती हो। तो इस तरह की बसावट के लिए उन्हें वाटर लिफ्टिंग टेक्निक के स्केल को बढ़ाना पड़ेगा। वो जो श्रम
का जो मैनेजमेंट है उसे इंश्योर करना पड़ेगा। तो काफ़ी दिक्कतें थीं जिसको ओवरकम करने के पश्चात ही नए सेटलमेंट्स क्रिएट किए जा सकते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तरह का पैराडॉक्स हमें दिखता है, जहाँ सिंधु नदी का मैदानी इलाका तो उपलब्ध है काफ़ी बड़े भूभाग में हड़प्पा वासियों के लिए, लेकिन वहाँ पर अनलिमिटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ का जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तकनीकी कमी है। हम सभी जानते हैं कि हड़प्पावासी लोहे का प्रयोग नहीं कर रहे थे खेती के लिए। वैसे ही अगर सिंचाई के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत है तो वाटर लिफ्टिंग टेक्निक्स के ही माध्यम से किया जा सकता था, क्योंकि जो चैनल्स वगैरह बनाए जाते थे, अब धोलावीरा वगैरह के डिस्कवरी के पश्चात कुछ ऐसे अध्ययन हो रहे हैं कि वाटर चैनल्स के माध्यम से सिंचाई किस स्तर तक किया जाता था वगैरह। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये सारे कुछ सीमा निर्धारित करते थे कि आप उस पूरे फ्लड प्लेन का कितना यूटिलाइज कर पाएं सेटलमेंट के लिए। तो एक तकनीकी आप कह सकते हैं कि वो एक स्पीड ब्रेकर है। तकनीकी जो विकास हड़प्पा सभ्यता के समय की रही होगी सिंचाई के दृष्टिकोण से या खेती के दृष्टिकोण से, वो एक अवरोध पैदा कर रहा है कि आप इस पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। वैसे ही जब अवस्था इस प्रकार की थी, और आज भी अगर आप हड़प्पा के मैप को देखें तो बड़े बड़े इलाके, बड़े बड़े पैचेस आपको बिल्कुल प्लेन दिखते हैं जहां कोई सेटलमेंट नहीं है। लेकिन उस तरह के पैचेस के बावजूद अगर हमें पूरे हड़प्पा के इलाके में सांस्कृतिक एकरूपता दिखती है या मटेरियल भौतिक एकरूपता दिखती है, जैसे एक ही प्रकार के ईंट हैं या एक ही प्रकार के बर्तन हैं या एक ही प्रकार के कई मोटिव्स हैं, पीपल का पत्ता है या कई सील्स पर जो डिपिक्शंस हैं वो सिमिलर हैं, तो यही तो कारण है कि हम उसे एक सिविलाइजेशन के तौर पर देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि आवागमन के लिए जो सबसे फास्टेस्ट मोड, सबसे तेज चलने वाला जो हमें टेक्नोलॉजी या तकनीक उपलब्ध था वो है बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी के माध्यम से आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं, कितना समय लगता है, कितना सामान एक जगह से दूसरे जगह ज़मीन के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इन सभी लिमिटेशंस के बावजूद अगर एक बड़े भूभाग पर आपको सांस्कृतिक या भौतिक एकरूपता दिखती है तो इसके कारण को खोजने की ज़रूरत है। और कई इतिहासकार इन कारणों के ऊपर भी विवेचना करते हैं और वो मानते हैं कि जो मोबाइल पैस्चोरलिज्म है, जो पशुचारक समाज है, या मोबाइल जो हमेशा पैस्चोरलिज्म में पशुचारक जो समाज होता है, वो समुदाय जो होता है वो हमेशा वो एक जगह पर नहीं अवस्थित होते हैं, उनके लाइफस्टाइल में मोबिलिटी जुड़ी हुई होती है। तो एक साल का उनका पैटर्न होता है कि जाड़े के महीने में वो इस इलाके में चले जाएंगे, गर्मी के महीने में या बारिश के महीने में वो कहीं और चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर या चारों की व्यवस्था करने के लिए। तो वो जो मोबिलिटी उनके द्वारा पैस्टोरल सोसाइटी के द्वारा हो रही है, संभवतः वही संवाहक बन रहे हैं सांस्कृतिक एकरूपता की या भौतिक एकरूपता की। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आज भी हड़प्पा के इलाके में अगर आप जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान इलाका है, वहाँ देखेंगे तो पैस्चोरलिज्म इज़ स्टिल अ वेरी एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ। वहाँ पैस्चोरल कम्युनिटीज़ अभी भी पशुचारक समुदाय ठीक ठाक संख्या में इन इलाकों में अवस्थित हैं और वो हमेशा सालों भर वो घूमते रहते हैं अपने पशुओं को लेकर। और यहाँ जो प्रस्तावना हम लोग दे रहे हैं वो ये है कि संभवतः ये जो मोबिलिटी है, ये जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति है पशुचारकों की, यही कारण बना होगा और वही संवाहक बना होगा सांस्कृतिक एकरूपता का। क्योंकि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध थे, फिजिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो बहुत द्रुत नहीं थी, वो बहुत तेज नहीं था।
इसके अलावा कैटल रियरिंग या ग्रेजिंग, चारे के लिए चारे की खोज में घूमना, जो उनके भेड़ थे या बकरियां थी उनको पालना और उनके मल से जो एक खाद का सोर्सिंग होता है किसी भी खेतीहर समाज के लिए, तो ये सब मसले भी महत्वपूर्ण रहे होंगे। और मोबाइल पैस्चरलिज्म काफ़ी संभव है हड़प्पा इलाके में, खास कर जो किरथर पर्वतीय श्रृंखला है, इंडस यानी सिंधु नदी और किरथर रेंज के बीच का जो इलाका है, और हाकरा जो इलाका, हाकरा प्लेन्स जो है, उन इलाकों के बीच में ऐसा संभव है कि पैस्चरलिज्म, मोबाइल पैस्चरलिज्म आज भी हमें देखने को मिलता है काफ़ी डोमिनेंट तरीके से। और इसी को मैंने आपके स्लाइड में डाला है कि इट कुड हैव बीन द व्हीकल ऑफ यूनिफॉर्मिटी डिस्पाइट स्पार्स अर्बन फ्रैक्शन। तो अर्बन फ्रैक्शन क्या है, ये मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको समझाया है कि आप हड़प्पा का मैप रखें, मेसोपोटामिया का मैप रखें, इजिप्शियन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का मैप रखें, तो आप देखेंगे कि साइट्स का जो घनत्व है वो हड़प्पा में काफ़ी कम मिलता है, यानी कि कई क्लस्टर ऑफ साइट्स हैं और उसके बाद एक बड़ा खाली इलाका मिलता है, फिर कहीं और क्लस्टर है, फिर खाली इलाका है, और इसके बावजूद जो एकरूपता है, तो इसी की चर्चा भी हम लोगों ने की कि वो एकरूपता का संवाहक संभवतः पशुचारक समाज रहा होगा। इसकी एक पॉसिबिलिटी है। वैसे ही अगर आप देखें हड़प्पा में, तो जो कैटल के बोन्स हैं उसकी संख्या शीप या गोट, भेड़ या बकरी के की जो हड्डियां हैं उससे ज़्यादा हैं हैबिटेशन साइट्स के ऊपर। अक्सर हाँ ये ट्रेंड उल्टा होता है, अक्सर हाँ हैबिटेशन साइट्स में जो कैटल के बोन्स हैं वो कम होते हैं और शीप और गोट के ज़्यादा होते हैं, परंतु हड़प्पा में उल्टा है। और यह अंकित करता है कि जो जीवन यापन पद्धति है या जीवन यापन के जो संसाधन हैं वो काफ़ी विभिन्न रहे होंगे, वो काफ़ी डाइवर्स रहा होगा हड़प्पा में। और जो ज़मीन के अंदर का पानी है जिसे कुएं खोदकर उसका प्रयोग किया जाता था, उसका महत्व खेती में हड़प्पा में ज़्यादा रहा होगा। और अगर कुएं के पानी से पानी निकाल कर खेती वो कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि वो उसका विस्तार बहुत संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये श्रम इंटेंसिव, ये लेबर इंटेंसिव एक्सरसाइज है और इतना लेबर ऑर्गेनाइज कर पाना आसान काम नहीं होता होगा सिंचाई जैसे काम के लिए। इसके अलावा जो अगर स्केलेटल रिमेन्स को देखें, उनके जो अस्थिपंजरों को देखें जो हमें पुरातत्वविद अपने उत्खननों में जो उन्हें मिलता है उसका भी अध्ययन किया गया है। जो दांत हैं उसके अध्ययन किए गए, उनके हड्डियों के अध्ययन किए गए, उनका जो स्कल है उसका अध्ययन किया गया। और ऐसा भी, हालांकि ये आधार काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि नंबर ऑफ सच स्केलेटन्स आर वेरी फ्यू, लेकिन इसके आधार पर भी कुछ निष्कर्ष कई इतिहासकार निकालते हैं, कुछ बीमारियों की बहुतायत की या ससेप्टिबिलिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज़, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस। अब जैसे जो क्राउन टीथ है उसका ग्रोथ हड़प्पा के नरकंकालों में थोड़ा इंटरप्टेड दिखता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ नहीं है, जो कि एक इंडिकेटर है कि हो सकता है कि जो फूड बास्केट उनका है, खान पान जो है, उसमें कहीं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रहा होगा। आयरन डिफिशियंसी की, लोहे के डिफिशियंसी की भी बात की जाती है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, जो आंत में कुछ बीमारियां होती है, उसकी संभावना की ओर भी कई इतिहासकार अंकित करते हैं। मलेरिया जैसी डिजीज़, स्टैग्नेंट वाटर, अब जैसे अगर आप अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग कर रहे हैं तो वो फ्लोइंग वाटर तो है नहीं, तो उससे मच्छर और उससे कई बीमारियां जो होती है उसका कुप्रभाव संभवतः वहाँ के लोगों को झेलना पड़ता होगा।
तो इस तरह की बातें की जाती हैं हड़प्पा के संदर्भ में, अगर आप उसके सेटलमेंट पैटर्न को देखें और किन किन परिस्थितियों का, किन किन प्रतिकूल परिस्थितियों का या अनुकूल परिस्थितियों का वो अपने लाइफ में इंटीग्रेशन कर रहे थे। वैसे ही अगर हड़प्पन आर्ट को देखें, उनकी कला को देखें, तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक जो उनके सोच का ढर्रा था, हड़प्पा वासियों की सोच का ढर्रा था, उसके बारे में हमें कुछ पता चलता है। उनकी संस्कृति, उनके जो सामाजिक मूल्य हैं या जो धार्मिक उनके उनके बिलीफ्स हैं, उसके बारे में हमें अंदाज़ा मिलता है, क्योंकि अन्यथा तो इसके बारे में हम ज़्यादा जान नहीं सकते, क्योंकि लिखित स्रोत उपलब्ध है नहीं, और जो है उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं संतोषजनक तरीके से। तो जो सांस्कृतिक या सिंबॉलिक वर्ल्ड है हड़प्पा वासियों का, उसमें अगर देखें तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। उसमें हमें वैसे जानवर मिलते हैं जो अभी भी डोमेस्टिकेट नहीं, जो पालतू नहीं बनाए गए थे। वैसे ही कई जो पेंटिंग्स हैं पेड़ पत्तों के, वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसे फोलिएज कह सकते हैं। मोर का प्रमाण मिलता है, हॉर्न्ड डियर का प्रमाण मिलता है, हिरन और उसके सींग का प्रमाण मिलता है, ग्लिप्टिक आर्ट का प्रमाण मिलता है। ग्लिप्टिक आर्ट क्या है? तो जो हड़प्पा के सील्स हैं उसको अगर आप देखें तो एक उभार के साथ कई चीज़ें चित्रित की जाती हैं। तो जहाँ अगर चित्रण करने में उभार आप बनाते हैं तो वो उसे ग्लिप्टिक आर्ट कहा जाता है, और ये हज़ारों की संख्या में हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। इंटेग्लियोज में देखने को मिलता है, इंटेलियो में है, वैसे ही 3 डायमेंशन क्ले एंड फाइंस, 3 डायमेंशन जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो तो हमें मिलती हैं। फाइंस क्या है? तो जैसे बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा ग्लेज के लिए, उसको चमक के लिए वो टिन का कुछ पेंट उसके ऊपर लगाते थे, और वो पेंट बहुत हाई टेम्परेचर पर संभव हो पाता था। तो उसका भी प्रमाण हमें मिलता है। उससे हमें पता चलता है कि उनकी एस्थेटिक्स कैसी रही होगी। वैसे ही पत्थर के ऊपर भी 3 डायमेंशन में कई कलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। ब्रॉन्ज स्टैचूज भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं मिलता, लेकिन ठीक ठाक संख्या में हमें 3 डायमेंशनल ब्रॉन्ज स्टैचूज भी मिलते हैं हड़प्पा से। कई जो बर्तन हैं उसके ऊपर पेंटिंग्स की जाती थी। हड़प्पा के जो बर्तन हैं वो उसे वैसे भी रेड वेयर पेंटेड विथ ब्लैक कलर कहा जाता है, तो काले रंग से कोई पेंटिंग्स उस पर अंकित होता था। जानवरों में हमें बाघ, हाथी, राइनोसरस, सांड, तो इनका चित्रण हमें मिलता है काफ़ी संख्या में। सील्स के ऊपर ये जानवर काफ़ी चित्रित हैं। ज़्यादातर जो चित्रण है वो सिंगल सब्जेक्ट्स का होता है हड़प्पा में, और ये महत्वपूर्ण है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, और कोई नैरेटिव फॉर्म में, कोई सीन के तौर पर। जैसे अगर आज के मंदिरों में आप जाएं तो आप देखेंगे कि पूरी रामायण की कथा 10 से 15 चित्रों में वो प्रदर्शित की जाती है, और आप रामायण के शुरू से लेकर अंत तक 10 से 20 चित्रों को देखकर आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो नैरेटिव फॉर्म में चित्रण किया गया है। तो उस तरह का नैरेटिव फॉर्म में चित्रण संभवतः हड़प्पा से हमें नहीं मिलता है। ज़्यादातर जो चित्रण है वो स्टैंड एलोन चित्रण है। जो जानवरों के फिगरिन्स हमें मिलते हैं अक्सर हाँ मिट्टी के बने हुए होते हैं। उनकी वर्कमैनशिप बहुत उत्कृष्ट नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो संस्कृति का एक हिस्सा रहा होगा। हर एक घर में बच्चे मिट्टी के कुछ खिलौने बना रहे थे, और वो एक फोक आर्ट का फॉर्म रहा होगा। मिट्टी के कार्ट्स बने हुए हैं, गाड़ियाँ बनी हुई है जिसे आग में पकाया गया था, जिसे टेराकोटा कार्ट्स कहते हैं।
सांड का काफ़ी चित्रण है, लेकिन गाय का ऐसा चित्रण हमें हड़प्पा में नहीं मिलता है। बिल्ली का भी चित्रण काफ़ी कम मिलता है। बफेलो या भैंस का ब्रॉन्ज मिनिएचर है, और गोट का यानी बकरी का भी मोहनजोदड़ो से हमें प्रमाण मिलता है ब्रॉन्ज स्टैचू के तौर पर। और वैसे ही जब मिट्टी के टॉयज़ बनाए जाते थे तो उसके ऊपर जैसे नाक है या उभार कुछ देना हो तो वो ऊपर से कुछ बिंदी के तौर पर डाल दिया जाता था, जो कि फोक आर्ट को प्रदर्शित करता है। वो बहुत कोई सिस्टमैटिक तरीके से बनाया हुआ कोई आर्ट नहीं दिखता है। वहीं जो पब्लिक इकोनॉमी को के तरफ अंकित करते हुए भी कई बहुत उत्कृष्ट वैरायटी के भी आर्टिस्टिक स्पेसिमेन हमें मिलते हैं, जिसे हम सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो का, जिसे प्रीस्ट किंग कहा जाता है, या ब्रॉन्ज में डांसिंग गर्ल के तौर पर हम उसे जानते हैं। और ये सभी जो हैं स्पेसिमेन वो फॉर्मल और काफ़ी उत्कृष्ट किस्म के थे। और उसकी डिटेल्स आप स्लाइड पर देख सकते हैं। तो मोटे तौर पर हम देखते हैं कि कई जो कलाकृतियां हैं हड़प्पा की, वो स्टोन इमेजेस के भी ऊपर आप देख सकते हैं। कई कलाकृतियां जो हैं वो पब्लिक इकोनॉमी को दर्शाती हैं, यानी वो कोई डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में नहीं बनाया गया है, वो उसका एकल प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि वो पब्लिक के प्रयोग के लिए है। तो एक अंदाज़ा आपको हड़प्पा आर्ट से भी उनकी अर्थव्यवस्था का मिलता है कि किस हद तक हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था है वो पब्लिक किस्म की थी, और केवल अलग अलग घरों में वो अपना जीवन यापन नहीं कर रहे थे, बल्कि एक वैसा जीवन भी है जो कि सामूहिक जीवन है, सामुदायिक जीवन है, और उसके लिए भी उत्पादन हो रहा है, उसके लिए भी कलाकृतियां बन रही हैं। तो ये एक तरीका है चीज़ों को समझने का, अगर हम हड़प्पा के बसावट पद्धति को समझना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।